हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से मैं सीटेट साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। आज जो ये पेपर मैं लेकर आई हूँ, ये पेपर है आपका 7 फरवरी वाला। 7 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ है, लास्ट सीटेट का पेपर हुआ है। तो इसमें जो साइंस के क्वेश्चन है उन्हें मैं सॉल्व करवा रही हूँ। आज 7 फरवरी वाला पेपर लेकर आई हूँ, कल 8 फरवरी वाला पेपर लेकर आऊंगी। और इसी क्रम में मैं उल्टे क्रम में सॉल्व करवा रही हूँ, लास्ट से लेकर जो भी आपका पहले वाला तक पेपर हुआ है, सीटेट का जो पहला पेपर हुआ था वहां तक मैं सॉल्व करवा दूंगी। बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, सभी के साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। और साइंस को एनसीईआरटी से भी मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। एनसीईआरटी की जो नई साइंस की किताब है उससे मैं साइंस पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने पढ़ाया है, तब पुरानी किताबें थी। अब नई किताबें हैं, किताबें बदल चुकी हैं एनसीईआरटी की। तो इस बार मैं नई किताबों से पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर 7 फरवरी वाला है, ध्यान दीजिएगा, 7 फरवरी 2026। आपका जो पेपर हुआ है, लास्ट जो पेपर हुआ है वो फरवरी में ही हुआ है। और इस बार जल्दी ही सितंबर में फिर से होने वाला है। और आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अब जिसने भी यूपी टेट का पेपर दिया है, जो अभी यूपी टेट की परीक्षा संपन्न हुई है, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, तो पेपर का जो लेवल था बहुत अच्छा था। यानी कि क्वेश्चन जो थे बहुत ही सिंपल पूछे गए थे। अब सीटेट का एक अपना लेवल है। सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिलेबस से ही लिए जाते हैं। तो सीटेट में आप ये मत सोचिएगा, यूपी वाले जो भी यूपी के हैं, कि सीटेट का जो पेपर होगा वो सिंपल होगा। सिंपल नहीं होगा, पेपर का अपना एक लेवल है, उसी अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, आपको चाइना रोज यानी कि गुड़हल सूचक दिया गया। गुड़हल का जो फूल होता है ये प्राकृतिक सूचक होता है, ये आपको याद रखना है। प्रथम परखनली में आपने 2 बूंदें विलयन ए की डाली और विलयन के रंग में किसी परिवर्तन का प्रेक्षण नहीं हुआ। यानी आपको दिया गया गुड़हल सूचक, 3 परखनली दी गई आपको, और इनमें क्या किया आपने, जो गुड़हल का सूचक था वो इसमें डाला। तो जो परखनली ए थी, प्रथम परखनली, जिसमें विलयन ए की 2 बूंदें विलयन ए की डाली और विलयन के रंग में किसी परिवर्तन का प्रेक्षण नहीं किया। दूसरी परख नली में आपने 2 बूंदें विलयन बी की डाली और हरा रंग प्राप्त किया। और तीसरी परख नली में आपने 2 बूंदें विलयन सी की डाली और मैजेंटा यानी कि गहरा गुलाबी रंग प्राप्त किया। अब एबीसी की प्रकृति बतानी है आपको। यानी गुड़हल सूचक आपके पास था, पहले में आपने विलयन ए डाला, दूसरे में विलयन बी डाला, तीसरे में विलयन सी डाला, जो 3 परख नली थी आपके पास, और उन तीनों में गुड़हल सूचक था। ये आपको याद रखना है। तो एबीसी की प्रकृति बतानी है। तो प्रथम परख नली में क्या हुआ, किसी भी परिवर्तन का प्रेक्षण नहीं किया आपने। तो जो विलयन ए है वो उदासीन है। अब उदासीन लिखा है 2 में, तो 2 विकल्प ये काट दीजिए, 2 विकल्प बचते हैं, यानी ए उदासीन है, ये क्लियर हो गया। फिर क्या लिखा है, दूसरी परख नली में 2 बूंदें विलयन बी की डाली और हरा रंग प्राप्त किया। तो जो विलयन बी है ये क्षारीय होगा और विलयन सी जो है अम्लीय होगा। तो दूसरा विकल्प आपका उत्तर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। गुड़हल जो है सूचक एक प्राकृतिक सूचक है, जिसे गुड़हल के फूलों से निकाला जाता है। यह विलयन की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन के आधार पर अपना रंग बदलता है। यदि विलयन उदासीन है तो कोई भी परिवर्तन आप नहीं देखेंगे, और यदि विलयन क्षारीय है तो आप हरा रंग देखेंगे। और तीसरी जो परखनली थी इसमें विलयन सी था, तो मैजेंटा रंग आपने देखा, गहरा गुलाबी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विलयन सी है वो अम्लीय है। अब अम्ल और क्षार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, जैसे HCl है, सिरका है,
और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयनों में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, ये सभी क्या है, ये क्षार। और उदासीन विलयन क्या होते हैं, ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। तो ये कुछ साधारण सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सॉल्व करवाने का मकसद ये है ताकि आपको पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए। देखिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, सिर्फ सीटेट की बात मैं नहीं कर रही, चाहे आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में सुपर टेट होने वाला है उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर जरूर देखना होगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी एग्जाम की तैयारी मैं शुरू करवाती हूँ तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल जाते हैं, ऐसे टॉपिक जो जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए है, किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। कथन 2 है, कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य है। अब इसमें से नीचे दिए गए हैं विकल्प, और विकल्प बताने हैं कौन से विकल्प सही होंगे। तो कहा गया है कि किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। उदाहरण के लिए समझना है कि अपने उच्चतम बिंदु पर एक पेंडुलम में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा और शून्य गतिज ऊर्जा होती है, जबकि निम्नतम बिंदु पर इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा और शून्य स्थितिज ऊर्जा होती है। दोनों ही बातों में अंतर समझिएगा। दोनों ही मामलों में यांत्रिक ऊर्जा गैर शून्य होती है। तो ये कथन क्या है, पहला कथन जो है सही है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी पिंड की जो अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है, ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर बल लगाया गया बल अशून्य है। तो कोई वस्तु शून्य कार्य कर सकती है भले ही उस पर कार्य करने वाला बल गैर शून्य है। तो ये कथन भी कैसा है, सही है। तो कथन 1 कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर हो जाए। देखिए, पहले साइंस में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता था, जो और पेपर हैं पहले के पेपर हैं। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी मैं, पहले भी मैंने करवाए हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। लेकिन वो पुरानी वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो जितने भी पेपर हुए हैं सभी के साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी मैं। तो पहले जो पेपर होते थे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं लगातार 1-2 वर्षों में प्रश्न जो है कथन और कारण से अधिक पूछा गया है। तो इस पेपर में भी जो प्रश्न हैं इसी तरीके के पूछे गए हैं, यानी कि पेपर का जो लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश में देखते रहिएगा। लिखा है, धातु के 2 समरूप पात्र लिए गए, पात्र ए को बाहरी सतह पर काला और पात्र बी को बाहरी सतह पर सफेद रंगा गया। 2 पात्र लिए गए, एक को क्या किया गया, ऊपर से काला कर दिया गया और दूसरे को सफेद। चरण 1 क्या है, दोनों पात्रों को सूर्य की सीधी रोशनी में रखा गया। चरण 2 में क्या किया गया, कुछ घंटों के पश्चात दोनों पात्रों को एक छायादार क्षेत्र में रखा गया। निम्नलिखित में से क्या प्रेक्षित किया जाएगा। प्रश्न भले ही बड़ा है लेकिन यदि आप समझ जाते हैं तो बहुत ही सरल है। पहला विकल्प है, पात्र बी पात्र ए की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, जबकि पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा खो देगा। तो पहली ही बात गलत लिखी है। जिसकी बाहरी सतह को काला किया गया है वो पहले गर्म होगा, क्योंकि जो काला रंग है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। यदि आप गर्मियों में काले कपड़े पहन ले तो आपको बहुत गर्मी लगेगी। यदि आप लाइट कलर के कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, तो आपको कम गर्मी लगेगी, क्योंकि काला रंग जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें लिखा है कि पात्र बी पात्र ए की अपेक्षा अधिक गर्म होगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा और खोएगा।
ये बात बिल्कुल सही लिखी है, तो दूसरा विकल्प ही अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल होता है? कुंद चाकू यानी कि जिसकी धार कम हो, उसी को कहते हैं कुंद। तो लिखा है बल कम हो जाता है, दूसरा है संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, तीसरा है संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है, और चौथा है दाब बढ़ जाता है। तो तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू का किनारा चौड़ा होता है, जिसका अर्थ है कि काटते समय संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। जो पैना चाकू होगा उसका संपर्क क्षेत्र कैसा होगा? कम होगा, और जो कुंद चाकू होगा उसका संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, इसीलिए उससे काटना मुश्किल होता है। दूसरा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिखा है कुंडली के फेरों की संख्या कम करके, दूसरा है प्लास्टिक कोर का उपयोग करके, तीसरा है एल्यूमिनियम कोर का उपयोग करके, और चौथा है धारा का प्रवाह बढ़ाकर। तो विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? धारा के प्रवाह को बढ़ा देंगे। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबक की कुंडली में धारा के प्रवाह को बढ़ाने से इसके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली से गुजरने वाली धारा के सीधे आनुपातिक होता है। और विद्युत चुंबक क्या है? एक प्रकार का चुंबक है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वाली पीडीएफ जिसको भी चाहिए हो टेलीग्राम पर चेक कीजिएगा, मैं वहीं पर इसे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा प्लान, देखिए भाई मेरी छोटी सी वाईटी फैमिली है, छोटा सा मेरा चैनल है, और टेलीग्राम पर भी ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चेक कीजिएगा, इसी नाम से, परीक्षा प्लान नाम से, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और जितने भी लोग हैं, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप ही लोग सपोर्ट करेंगे तो सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। और अभी छोटी फैमिली है, हमेशा थोड़ी छोटी रहेगी वाईटी फैमिली, कभी बड़ी भी हो सकती है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते? हमें वह समुच्चय बताना है जिनका पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं है। पहला है ग्रसिका बृहदांत्र मलाशय, दूसरा है क्षुद्रांत्र बृहदांत्र मलाशय, तीसरा है बृहदांत्र क्षुद्रांत्र ग्रसिका, और चौथा है मुखगोहिका ग्रसिका मलाशय। तो जो मुखगोहिका है, ग्रसिका है और मलाशय है, इनका पाचन तंत्र में कोई योगदान नहीं है। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जो मुखगोहिका है ये मुख्य रूप से चबाने के माध्यम से भोजन के यांत्रिक विघटन में सहायता करती है, और जबकि लार ग्रंथियां रासायनिक पाचन शुरू करती हैं। तो इसका मुखगोहिका का कोई योगदान नहीं है पाचन में। ग्रसिका जो है, ग्रसिका मुंह से आमाशय तक भोजन के परिवहन के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करती है, लेकिन स्वयं कोई पाचन कार्य नहीं करती। और मलाशय बड़ी आंत का हिस्सा होता है, और मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थों के भंडारण और उत्सर्जन में शामिल होता है। यह पाचन में भाग नहीं लेता। तो चौथा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते। सत्य बात लिखी हुई है, केंचुआ जो है त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। अगला है बैंगची यानी टेडपोल गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेते हैं और उसके पास फेफड़े नहीं होते। और तीसरा है सांप अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते। तो सत्य कथन बताने हैं, ए सत्य है, बी सत्य है। सांप त्वचा के माध्यम से श्वास नहीं लेता, ए और बी सत्य है। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को पढ़िए, क्रमशः एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की पहचान कीजिए। एक्स वह भाग है जो पराग कण उत्पन्न करता है। एक एक देखते जाते हैं और समझते जाते हैं क्या है। तो वह भाग है जो पराग कण उत्पन्न करता है। तो पराग कण उत्पन्न करता है पराग कोष, यानी कि हमें पता चल गया कि एक्स क्या है, पराग कोष है। अब जिसमें भी पहले नंबर पर पराग कोष लिखा है वही विकल्प रखिए, दो हटा दीजिए, दो विकल्प बचते हैं। एक्स हो गया पराग कोष।
22 लिखा है वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है। तो मादा युग्मक की रचना होती है अंडाशय में। जेड कह रहा है वह मादा जननांग जहां परागण अंकुरित होते हैं, तो वह होती हैं वर्तिकाग्र। और फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है, तो वह है पंखुड़ियां। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मल जल का उपचार अनिवार्य है। कारण है मल जल यानी गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। अब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न। रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मल जल यानी गंदे पानी का उपचार अनिवार्य है। बिल्कुल सत्य बात लिखी हुई है, ए सत्य है। लेकिन मलजल जो है गंदा पानी ठोस अपशिष्ट कैसे हो सकता है? वो तो पानी है, और पानी कहाँ ठोस होता है? जब जम जाता है तब ठोस होता है। गंदा पानी कहाँ ठोस होता है? तो कारण तो स्पष्ट रूप से गलत है। ए सत्य किंतु आर असत्य, दूसरा विकल्प उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश में देखते रहें। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए है श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रमशः कीट और पर्ण गैसों का विनिमय करते हैं। दूसरा है किसी पर्ण में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है। और सी है रंध्र और श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः पर्णों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो पहला कथन सत्य है। श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रमशः कीट और पर्ण गैसों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। दूसरा कह रहा है कि किसी पत्ते में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है। यह गलत है। कीड़ों में आमतौर पर श्वास रंध्रों की संख्या सीमित होती है। तो इसमें कहा गया है अधिक, गलत हो गया। और सी भी गलत है। तो केवल ए सत्य है इसमें। तीसरा विकल्प उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, काफी बड़ा प्रश्न है। लिखा है रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। ए रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है। बी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। सी ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। वाम अलिंद से रुधिर डी तक पहुंचता है। ई शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त करता है। तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो 2 अलिंद जो है इसमें एक दायां और बायां, और 2 निलय इसमें एक दायां और एक बायां। तो इस प्रकार से 4 कक्ष होते हैं। अब इसमें कहा गया है ए रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है, तो वह होता है ए हो गया दायां निलय। तो दायां यानी कि दक्षिण निलय। तो दक्षिण निलय 2 में लिखा हुआ है, 2 गलत हो गए। इन 2 में से कोई विकल्प अपना उत्तर होगा। बी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। तो बी जो हो गई फुफ्फुस धमनी हो गई। तो दूसरा विकल्प उत्तर हो गया। ए दक्षिण निलय, बी फुफ्फुस धमनी, सी है फुफ्फुस सिराएं, और डी है वाम निलय, और ई है दक्षिण अलिंद। तो इस हृदय को आपको अच्छे से समझना होगा। हृदय से संबंधित प्रश्न आते हैं। एनसीईआरटी में डिटेल में हृदय के बारे में बताया गया है। उसकी संरचना को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से रक्त हृदय तक पहुंचता है, फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ये तब आप डिटेल में समझ पाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है परिकल्पनाएं सिद्धांत बनाती हैं जो बाद में नियम बनते हैं। कारण है गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। अब इसमें से बताना है। तो ए और आर दोनों ही गलत हैं भाई। परिकल्पनाएं सिद्धांत बन जाती हैं जो बदले में नियम बन जाते हैं, यह गलत है। वैज्ञानिक परिकल्पनाएं सिद्धांत और नियम अलग अलग अवधारणाएं हैं। वे एक से दूसरे में विकसित नहीं होते।
तो पहला भी गलत। गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ये नियम निरपेक्ष नहीं होते, वे उन स्थितियों पर निर्भर करते हैं जिनके तहत उन्हें लागू किया जाता है। ए और आर दोनों असत्य हैं, तीसरा विकल्प उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। कैक्टस मरुस्थलीय पादप यानी पौधा है। मरुस्थलीय पादप पौधे के मरुस्थलीय पादप के अति छोटे यानी लघु आकार के पर्ण माने पत्ते होते हैं, और छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायक होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः A1, A2, A और A3 के संबंध में सही है? तो कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है, उसने अनुमान लगाया। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों के अति छोटे आकार के पर्ण होते हैं, ये भी अनुमान है, और छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं, ये भी अनुमान है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। अवलोकन क्या होता है? अब जिसमें अवलोकन लिखा वो क्यों गलत है? क्योंकि अवलोकन वह है जिसे सीधे देखा जाता है, इंद्रियों का उपयोग करके महसूस किया जाता है। तो वो सिर्फ लिख रही है, उसने कैक्टस को स्पष्ट अभी प्रत्यक्ष नहीं देखा, सिर्फ अनुमान लगा रही है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता। पहला है, फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसे प्रभाव डालता है। दूसरा है, जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे। तीसरा है, केचुआ क्या खाता है। और चौथा है, सिगरेट के धुएं का फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पूछा गया है परीक्षणीय प्रश्न के रूप में किसे नहीं माना जा सकता। तो जीवाश्म ईंधन कब समाप्त होंगे, इसे परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये भविष्यवाणियों पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया उदाहरण पढ़िए। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है। विद्यार्थियों ने कुतुब परिसर में लोहे का स्तंभ देखा। अब आप लोग यदि गए हों कभी कुतुब मीनार देखने, तो आपने भी देखा होगा ये लोहे का स्तंभ। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा, जो 1600 वर्ष पुराना है और जंग प्रतिरोधी है। वह उन्हें अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को लिखने को भी कहती हैं जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं तथा जिनमें जंग लगी हुई है, और जंग लगने के कारण उससे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहते हैं। उपर्युक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल उपर्युक्त गतिविधि से कौन से प्रक्रिया कौशल विकसित हो रहे हैं। अब जो गतिविधि है इससे कौन से प्रक्रिया कौशल विकसित हो रहे हैं? तो इससे विकसित हो रहा है वर्गीकरण, अवलोकन और परिकल्पना। क्योंकि शिक्षिका ने क्या कहा है कि उन वस्तुओं को लिखने के लिए भी कहा है जो घर में नियमित रूप से प्रयोग होती हैं, जिनमें जंग लगी हुई है, और जंग लगने के कारण और उससे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए भी कहा है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वर्गीकरण, अवलोकन और परिकल्पना, तीसरा विकल्प उत्तर ले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार से विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता। पहला है, विद्यार्थी विद्युत परपथ के 2 खुले सिरों से रबर का एक टुकड़ा, बालों की पिन और शीशा जोड़ने के संभावित प्रतिफलों की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है, विद्यार्थी सूखे सूती कपड़े और आर्द्र रुई में रखे बीजों के अंकुरण के लिए परिकल्पना को विकसित करने में संलिप्त है। तीसरा है, विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है। और चौथा है, विद्यार्थी विभिन्न घरेलू सामानों की अम्लता और क्षारकता की जांच कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है वह करके सीखने पर बल देती है, रटने पर बल नहीं देती है। तो वैज्ञानिक पूछताछ, अन्वेषण और तर्क से जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो तीसरा विकल्प लिखा है, विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त हैं, तो ये प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं कर रहा है। तो यही हो जाएगा उत्तर, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि जो प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं कर रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित है जो,
तो तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठ्य पुस्तक में प्रायः ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है चीन में रेशम की आकस्मिक खोज की तथा सिल्क रूट के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्रियों एवं व्यापारियों की भूमिका की। उपर्युक्त पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के द्वारा विज्ञान शिक्षण के अधिगम के कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं? पहला है, इंग्लिश वाले भी वही देख ले विकल्प, विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित करने का। दूसरा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करने का। तीसरा है इसकी सराहना विकसित करने की कैसे विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से सन्निहित है। और चौथा है आनंदमयी कहानियों को शामिल करने के द्वारा विषय वस्तु का बोझ कम करने का। तो बोझ कम करने वाला हटा दीजिए, बाकी तीनों सही हैं, ABC सही है, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बड़ा देखकर कभी भी डरिएगा मत। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न बड़ा होता है लेकिन प्रश्न अच्छा होता है, सिंपल होता है, सरल होता है। यदि आप उसे समझ गए तो आसानी से आप उसे हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा? पहला है वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना। दूसरा है विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना। तीसरा है प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। और चौथा है विद्यार्थियों के तात्कालिक अनुभव प्रदान करना। तो पढ़ने वाला जो है वो हटा दीजिए, यही वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में मदद नहीं करेगा, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? इंग्लिश वाले देख लीजिए भाई इंग्लिश के विकल्प, फिर मैं नीचे हिंदी के विकल्प पढ़ूंगी। पहला विकल्प है धात्विक और अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने के विद्यार्थियों के दैनिक अनुभवों पर चर्चा करने की पहल करना। दूसरा है गुंजायमान, क्वथनांक और गलनांक शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। तीसरा है विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना, उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना। और चौथा है श्याम पट पर धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बीच अंतरों को सूचीबद्ध करना। तो कहा गया है कि कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं और धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराना है। तो जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी है? तो विद्यार्थियों को एक समुच्चय देना और धातुओं और अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना। तीसरा विकल्प उसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 3 दिए गए हैं। S1 है मीमांसात्मक यानी सैद्धांतिक सिद्धांतों को सत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। S2 है विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधियां और प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तीसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। अब इसमें आपको बताना है कौन से सही है कौन से गलत है। तो पहला जो है ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें लिखा है सैद्धांतिक सिद्धांतों को सत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। हालांकि सुव्यवस्थित प्रयोग की आवश्यकता होती है लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर यह मुख्य केंद्र नहीं है। इसके बजाय यह स्तर सैद्धांतिक सिद्धांतों के जटिल सत्यापन के बजाय वैचारिक समझ और गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर देता है। तो पहला गलत हो गया। S2 और S3 सही है। तो इसमें जो आपका उत्तर है दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है जिसमें वह बच्चों को यह कल्पना करने के लिए कहती हैं कि वे क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूरी तक लुढ़काए रखना चाहते हैं। तो वह बच्चों के उत्तरों का कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकते। पहला है विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए। तीसरा है अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को निर्धारित करने के लिए। और चौथा है शिक्षार्थियों को बल को परिभाषित कर पाने में सक्षम बनाने के लिए। अब इसमें आपको बताना है तो पहला कह रहा है, नीचे विकल्प लिखे हुए हैं,
कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए। तो मूल्यांकन करने का तात्पर्य पढ़ाने के बाद उनके प्रदर्शन या समझ का आकलन करने से है। तो अभी तो वो जो बल पाठ है उसको पढ़ाना प्रारंभ करेंगी। क्या कहा गया है कि बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना प्रारंभ करने से पहले की परिचर्चा रखती हैं। तो मूल्यांकन वाला गलत हो गया। दूसरा है, अध्याय पढ़ाने से पहले छात्रों के साथ शिक्षिका की चर्चा का उद्देश्य विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगी, वो चर्चा करेंगी। शिक्षिका की चर्चा का उद्देश्य छात्रों की पूर्व अवधारणाओं का आकलन करना है। यह पहचानने में मदद करता है कि छात्र बल की अवधारणा के बारे में पहले से क्या जानते हैं, यानी बल के बारे में बच्चों की क्या राय है, सबसे पहले वो जांचेंगी। तो ये सही है। सी में लिखा है कि अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को निर्धारित करने के लिए, ये भी सही है। और शिक्षार्थियों को बल को परिभाषित कर पाने में सक्षम बनाने के लिए, ये गलत है। तो बी और सी सही है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के बड़े बड़े प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न जो हैं अच्छे पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्नों का तरीका आप देख लीजिए। छोटा प्रश्न नहीं मिलेगा आपको कि सीधा कुछ पूछ दिया गया है, वो इस तरीके के 1-2 प्रश्न ही मिलेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यौवन आरंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार ए जाता है और बी उत्पन्न करता है। नर में वृषण द्वारा सी उत्पन्न होता है। इन हार्मोनों का उत्पादन डी द्वारा नियंत्रित होता है। तो यौवन आरंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार जो है बढ़ता जाता है। तो ए होगा बढ़ना। तो बढ़ना जिसमें लिखा है ए वही रखिए, बाकी 2 हटाइए, 2 विकल्प बचते हैं। उसके बाद क्या है, और बी उत्पन्न करता है, तो ये एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है। तो बी हो गया एस्ट्रोजन। नर में वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है और इन हार्मोनों का उत्पादन डी द्वारा नियंत्रित यानी पीस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। तो तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परपथ में 3 समरूप बल्बों और एक स्विच को विभिन्न व्यवस्थाओं में जोड़ा गया, जैसे कि नीचे दिया गया है। किस व्यवस्था में बल्ब सर्वाधिक प्रदीप्त होंगे? तो व्यवस्था बी क्या है कि सभी बल्ब पार्श्व क्रम में हैं। व्यवस्था सी में क्या है, पार्श्व क्रम में संयोजित 2 बल्ब तीसरे बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में हैं, गलत हो गया। व्यवस्था डी में क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित 2 बल्ब तीसरे बल्ब के साथ पार्श्व क्रम में हैं। और व्यवस्था ए में क्या है, सभी बल्ब श्रेणी क्रम में हैं। तो पहला विकल्प सही है, व्यवस्था बी सभी बल्ब जो है पार्श्व क्रम में यानी समानांतर क्रम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, एनोडीकरण धातु को संचारण से बचाने की एक विधि है। और कारण है, एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो इसमें पहला तो सही है, एनोडीकरण धातु को संचारण से बचाने की एक विधि है। और एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, गलत है, क्योंकि जिंक चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे गैल्वनीकरण कहते हैं, या संधिलेपन जिसे कहा जाता है। एनोडाइजिंग यानी एनोडीकरण का उपयोग विशेष रूप से एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं के लिए किया जाता है। इसमें जिंक या लोहा शामिल नहीं होता। तो इसमें सिर्फ ए सही है, आर गलत है। दूसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती हैं? जो चांदी की वस्तुएं होती हैं, जैसे पायल हुई, सिक्के हुए, ये कुछ दिनों तक यदि आप इन्हें वायु में खुला रख देते हैं तो ये काली पड़ जाती है। कारण पूछा गया है। पहला है वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया के कारण। दूसरा है वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया के कारण। तीसरा है वायु में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के कारण। और चौथा है वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण। तो हवा के संपर्क में आने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, क्योंकि वे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रक्रिया करती हैं, जो वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में मौजूद होता है।
तो सूक्ष्म मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद होता है और ये वायु की उपस्थिति में जो चांदी की वस्तुएं होती हैं ये उसके साथ अभिक्रिया कर लेती हैं और इसीलिए ये काली पड़ जाती हैं। जैसे चांदी के बर्तन हुए, चांदी के जो बर्तन होते हैं वो भी काले काले पड़ जाते हैं। तो इसका कारण याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग टेबल। निम्न सारणी में ए बी सी और डी की पहचान कीजिए। हमें ए बी सी डी बताने हैं। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। लवण का नाम दिया गया है, नेम ऑफ द साल्ट। अमोनियम क्लोराइड। एसिड दिया गया, एसिड बताया गया है HCl और क्षार हमें बताना है। दूसरा लिखा है सोडियम नाइट्रेट। अम्ल बताया गया है HNO3, यहाँ पर बी बताना है। और सोडियम क्लोराइड यहाँ सी और डी दोनों ही हमें बताने हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये HCl और अमोनिया की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो यहाँ पर दिया गया है। क्षार क्या होगा, NH3 यानी कि अमोनिया। तो A तो हो गया NH3, तो जिसमें ANH3 है सिर्फ वही विकल्प रखते हैं, बाकी हटाते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको अपना उत्तर ही मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक विकल्प में ANH3 बताया गया है। कभी कभी इस तरीके से हम उत्तर निकाल लेते हैं यदि हमें प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता है। यदि इस तरीके के रिक्त स्थान आ जाते हैं और एक आ गया, समझ लीजिए हो सकता है कि आप पूरा विकल्प उससे निकाल लें। तो ए हो गया NH3 यानी कि अमोनिया। उसके बाद लिखा है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट जो है यह नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया से बनता है। तो नाइट्रिक अम्ल तो लिखा हुआ है, तो बी क्या होगा, NaOH। तो यहाँ पर भी बताया गया है NaOH। उसके बाद लिखा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है, यानी सी हो गया HCl और डी हो गया NaOH। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चरण 1 है चीनी एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चीनी का एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई। चरण 2 है चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक गर्म किया गया। अब इसमें से बताने हैं कि ये जो चरण हैं ये भौतिक हैं, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो चीनी का एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि चीनी के जो अणु हैं ये पानी में फैल जाते हैं और अपनी रासायनिक संरचना बनाए रखते हैं। तो चरण 1 क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। और फिर क्या किया गया, चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक गर्म किया गया। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि चीनी को जब गर्म करते हैं, इसके सिरप को जब गर्म करेंगे तो यह कैरामेल कार्बन और जलवाष्प जैसे नए यौगिकों में टूट जाती है, जो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो चरण 1 भौतिक परिवर्तन है, चरण 2 है रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के आयन में 2 धनावेश हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले निकालेंगे हम प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे, हमें मिलेगा 13। 27 में से 14 घटाइएगा, 13 मिलेगा। फिर क्या कहा गया है, किसी तत्व के आयन में 2 धनावेश हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम इसमें 2 और घटा देंगे। 13 में से 2 गया 11। दूसरा विकल्प हो गया उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की एक किरण वायु से विभिन्न प्रकाशिक घनत्वों के 3 माध्यमों ABC में यात्रा करती है। नीचे दी गई सारणी का संदर्भ लीजिए और X, Y, Z, W को पहचानिए। लिखा है वायु
वायु से माध्यम ए में जाती है, हमें एक्स वाई जेड बताना है। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता में परिवर्तन। तो वायु से माध्यम ए में जब जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश की जो चाल है यह घटती है, एक्स क्या हो गया, घटती है। अब जिसमें एक्स घटना लिखा हुआ है वही रखते हैं, बाकी हटा देते हैं, दो विकल्प तो कट गए। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, तो प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, तो दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। एक्स में एक्स होगा घटती है, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन अपरिवर्तित रहती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता घट जाती है, ये तो दिया गया है। वायु से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन वृद्धि हो रही है और प्रकाश की आवृत्ति एक जैसी रहेगी, और जेड में क्या होगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता में क्या होगा, बढ़ेगी, और इसी प्रकार से डब्ल्यू क्या होगा, अपरिवर्तित। प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन अपरिवर्तित ही रहेगी, ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए संस्तर स्थिति और बी संस्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है, और स्थिति बी में कहा गया है सी संस्तर स्थिति खाद मिट्टी में समृद्ध है जो मृदा को कोमल और छिद्रिल बनाता है। सही विकल्प बताना है। तो ए संस्तर स्थिति और बी संस्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है, तो ये केवल स्थिति ए सही है, इसमें ये गलत है बी वाला, क्योंकि जो संस्तर सी है ह्यूमस से समृद्ध होता है, ह्यूमस होता है, ये पाया जाता है संस्तर सी में जो मिट्टी को नरम और छिद्रपूर्ण बनाता है। तो स्थिति बी गलत है, केवल ए सही है। तो ये पेपर था आपका 7 फरवरी वाला, साइंस के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में 8 फरवरी वाला पेपर में लिखकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।